प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे थे देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास, और उसमें हमने देखा कि देवनागरी लिपि की त्रुटियां न्यूनतम हों, इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। इसका एक मानक रूप, एक व्यवस्थित रूप तैयार किया जाए, इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पे और सामूहिक स्तर पे काफ़ी प्रयास हुए, जिनमें से हमने कुछ की बात की थी। उससे आगे आज बात करते हैं। महादेव गोविंद रानाडे ने सर्वप्रथम नागरी लिपि में सुधार की योजना बनाई, और हमने ये देखा था कि महाराष्ट्र के जो सावरकर बंधु हैं, उन्होंने ए की बारखड़ी का प्रचलन किया, यद्यपि वो मान्य नहीं हुआ। तिलक ने अपने पत्र केसरी के लिए देवनागरी के वर्णों की छंटनी कर 190 टाइपों का एक फ़ॉन्ट बनाया। उन्होंने ये बताया कि 190 टाइप राइटर में 190 फ़ॉन्ट होने चाहिए, जिसका नाम था तिलक फ़ॉन्ट या तिलक टाइप के नाम से मशहूर हुआ। ये भी बहुत ज़्यादा हो गए, कालांतर में इसमें भी समस्या आई। सन 1935 ईस्वी के 34वें अधिवेशन में इंदौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि में सुधार के लिए एक उप समिति बनी। 1935 में एक अधिवेशन हुआ हिंदी के बारे में। उसमें एक समिति बनाई गई कि नागरी लिपि में सुधार किस प्रकार किए जाए, जिसके संयोजक थे काका कालेलकर। बापू के मन में विचार था कि किसी प्रकार नागरी लिपि के वर्णों की संख्या कम हो जाए। जो 190 फ़ॉन्ट थे उनको कम करने की बातचीत थी यहाँ, और साक्षरता, देश की साक्षरता दर उससे बढ़ेगी, क्योंकि लोग पढ़ना सीखेंगे अगर फ़ॉन्ट कम होंगे तो। इसलिए परिणाम क्या रहा, 14 सूत्रीय सुझाव स्वीकार किए गए। श्याम सुंदर दास ने पंचम वर्ण के संयोग के स्थान पर सर्वत्र अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया। श्याम सुंदर ने कहा कि पंचम वर्ण जो है उसको हटा दिया जाए, जो कि संस्कृत की परंपरा हिंदी में चली आ रही है। तो पंचम वर्ण के स्थान पे अनुस्वार का काम में लिया जाए। जैसे खंड में आधा अणय की बजाय वो कहते हैं ख के ऊपर अनुस्वार लगा दिया जाए, और ये सुझाव कालांतर में, अब वर्तमान में तो बिल्कुल मान लिया गया, पंचम वर्ण को हटा ही दिया गया। काशी के श्रीनिवास ने रोमन लिपि के आधार पर नागरी लिपि में सुधार का प्रयास किया। इन्होंने महाप्राण वर्ण के बदले अलप प्राण वर्ण के नीचे कोई चिन्ह लगाने का प्रस्ताव करके वर्णों की संख्या कम करने की दृष्टि से एक सुझाव रखा। उन्होंने ये कहा कि जैसे हमारे क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, तो उन्होंने कहा कि क के आगे कोई ऐसा नुक्ता या निशान लगा दिया जाए और ख को हटा दिया जाए, उसको ख मान लिया जाएगा। इस प्रकार वर्णमाला में एक वर्ग में ख और ग, 6 और ज ये कम हो जाएंगे, तो 10 वर्ण कम हो जाएंगे। लेकिन ये सुझाव नहीं माना गया। गोरख प्रसाद ने छपाई की दृष्टि को ध्यान में रखकर मात्राओं को व्यंजन के दाईं ओर लगाने का प्रस्ताव दिया कि मात्राएं जो हैं वो हर व्यंजन के आगे लगा दी जाएं, छोटी की मात्रा हो, बड़ी की कुछ भी हो चाहे वो। ये भी मान्य नहीं हुआ। जो सावरकर बंधु ने ए की बारखड़ी तैयार की थी वो भी मान्य नहीं हुई। सुनीत कुमार चटर्जी ने पहली बार नागरी लिपि की त्रुटियों का व्यापक रूप से उद्घाटन किया, बताया कि क्या क्या कमियां हैं। सुनीत कुमार चटर्जी बहुत अच्छे भाषाविद थे। महात्मा गांधी ने नागरी आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का जो महत्वपूर्ण कार्य किया वह फलदायी साबित हुआ। गांधी जी के सभापतित्व में हिंदी साहित्य सम्मेलन में नागरी लिपि 1935 में जो था, उसमें नागरी लिपि सुधार समिति का गठन हुआ, और जो सुझाव दिए गए वो मान लिए गए। अब हम बात करेंगे, ये तो थे व्यक्तिगत प्रयत्न। संस्थागत प्रयास क्या क्या हुए। संस्थागत प्रयास यानी कौन कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने नागरी लिपि में सुधार के प्रयास किए। राधा कृष्ण दास, मदन मोहन मालवीय तथा सुधाकर द्विवेदी के सतत प्रयासों से 1893 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। 1883 में नागरी प्रचारणी सभा बनाई गई है, और मदन मोहन मालवीय ने लगभग 6 लाख लोगों के हस्ताक्षर लेकर के एक प्रतिवेदन कोर्ट करेक्टर एंड प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया। न्यायालय एवं प्राथमिक विद्यालय में नागरी लिपि के प्रयोग को अनिवार्य बनाने का आग्रह किया, और ये कहा गया कि प्राथमिक विद्यालयों में और न्यायालयों में नागरी लिपि का प्रचलन किया जाए, रोमन को बंद किया जाए। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इन सब संस्थाओं ने देवनागरी लिपि में सुधार के व्यापक प्रयास किए। महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे ने एक लिपि सुधार समिति की गठन की। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने कालेलकर के सुझावों को प्रचारित करने का कार्य किया जो उसमें समिति में दिए गए थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने लिपि सुधार समिति द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया और वर्तमान में भी कर रहा है। प्रशासनिक प्रयत्न कौन कौन से हुए हमने व्यक्तिगत स्तर पे दे दिए, संस्थागत स्तर पे देख लिए। अब देखिए प्रशासनिक स्तर पे यानी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से क्या क्या सुझाव दिए गए, क्या क्या कार्य हुए। हिंदुस्तानी शीघ्र लिपि लेखन एवं यंत्र समिति, आचार्य नरेंद्र देव समिति, उत्तर प्रदेश सरकार समिति, ये कुछ ऐसी महत्वपूर्ण समितियां गठित की गई जिन्होंने नागरी लिपि में सुधार के प्रयास किए और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इनके द्वारा नागरी लिपि में सुधार हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए और उनमें से कुछ सुझाव मान्य हुए। आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन 31 जुलाई 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। 28-29 नवंबर 1953 को लिपि सुधार परिषद का गठन लखनऊ में किया गया और इस समिति में कुछ राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया और चर्चा की गई कि इस देवनागरी लिपि में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने की। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कुछ परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि देवनागरी लिपि रोमन लिपि की बनिस्बत बड़ी है, जो कुछ परिवर्तन करके रोमन लिपि को स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि ये प्रयास और ये सुझाव नहीं माना गया। नागरी लिपि सुधार की दिशा में अब तक सभी प्रयत्नों में से एक ठोस प्रयास था। इस समिति के द्वारा नागरी लिपि की विकृत, जटिल एवं अवैज्ञानिक रूप प्रदान करने वाले सभी सुझाव अमान्य कर दिए गए। कौन कौन से? जैसे एक ही बार खड़ी, शिरोरेखा हटा देना, ये जो सुझाव थे इस समिति ने अमान्य कर दिए। और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दो दिए, उनमें से था मात्राएं यथास्थान लगाई जाएं, जो पहले लग रही हैं वहीं लगाई जाए। अनुस्वार के लिए शून्य और अनुनासिकता के लिए बिंदी का प्रयोग किया जाए। हालांकि अब शून्य वाला सिस्टम खत्म हो गया, बिंदी का ही प्रयोग किया जा रहा है। 1953 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सभा में उपस्थित अन्य प्रांत के मंत्रियों, विद्वानों ने थोड़े हेरफेर के साथ मान लिया गया इन सारी चीज़ों को। ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे। उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जब राजभाषा घोषित की गई तो इसकी लिपि देवनागरी भी राजलिपि घोषित कर दी गई और इस प्रकार संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा देवनागरी लिपि को भारत की या हिंदी की लिपि होने का गौरवपूर्ण पद प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि देवनागरी लिपि की विशेषताएं, उसके दोष, उसका मानक रूप और उसमें सुधार के प्रयास। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगला अध्याय कल से। धन्यवाद।